Hello and welcome, students of ICSE class 10th. In this video, I'm going to discuss top 11 most important multiple choice questions from computer applications. So let's get started. Here is the first question. A two-dimensional array, int A, is declared as new int 4, 5. So what do we understand by this statement? It tells us that our two-dimensional array whose name is A has 4 rows and 5 columns. ये 4 और 5 क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है. तो इसका स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5, फिर से नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो मैंने लाइंस से ड्रॉ किया है क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता इस एरे के. तो इसको समझो, ये है हमारा एरे, टू डायमेंशनल एरे. इसमें मैंने देखो 4 रोज बनाया है. दिस इज रो 1 2 3 4 रोज बनाया है क्योंकि हमें 4 रोज चाहिए. और कॉलम्स कितने चाहिए? 5. तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स बना लिया. यही हमारा एरे है. इसमें एलिमेंट्स है, ऐसा डैश नहीं है, हाइफन नहीं है, लेकिन हमें तो वैल्यूज नहीं पता तो मैंने यहाँ डैश से शो किया है. हमें इसकी जरूरत भी नहीं है वैल्यूज की. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स लिख रहा हूँ. तो ये जो रो है इसका इंडेक्स 0 है, इस रो का इंडेक्स 1 है, इस रो का इंडेक्स 2 है, इस रो का इंडेक्स 3 है, इस कॉलम का इंडेक्स 0 है, इस कॉलम का इंडेक्स 1 है, इस कॉलम का इंडेक्स 2 है, इसका 3 है और इस कॉलम का 4 है. हम जानते हैं कि रो का भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, कॉलम इंडेक्सिंग ऑल्सो 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है. अब क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट को कौन सा स्टेटमेंट हम एक्सेस कर पाएंगे? सेकेंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट, रीड इट अगेन, लास्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम. तो हमारा सेकेंड कॉलम तो ये वाला कॉलम है जिसका इंडेक्स 1 है. ये हमारा सेकेंड कॉलम है और सेकेंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट जिसको मैंने ब्लू से सर्कल किया. इस एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है. समझ रहे हो? तो इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? इस एलिमेंट का इंडेक्स जानने के लिए मुझे उसका रो नंबर पहले देखना है. पहले रो नंबर को देखा जाता है, पहले कॉलम नंबर नहीं, रो नंबर को पहले देखूंगा जो कि है 3, बिकॉज दिस एलिमेंट लाइज इन इंडेक्स, लाइज इन रो 3. तो रो नंबर है 3 और उसके बाद इसी का मैं कॉलम नंबर देखूंगा जो कि है 1. तो 3 1 इसका इंडेक्स है. अब हमारा पिक्चर पूरा क्लियर हो गया. एरे का नाम है ए, तो लिखूंगा A31. कोई ऑप्शन है A31? ऑप्शन बी है A31. तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी. समझ में आया? वेरी सिंपल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेटमेंट यूज्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्ट्रिंग एरे S इज. ओके, नाउ हियर यू हैव S डॉट लेंथ, फिर यहाँ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर लेंथ S और लेन S. देखो ये दोनों तो ऐसे ही गलत है क्योंकि ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है. ओके, तो ये दोनों एक्चुअली एग्जिस्ट करता है लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग है. जब भी हम S डॉट लेंथ लिखते हैं इसका मतलब ये S एक एरे है और एरे का लेंथ हम निकाल रहे हैं. जब हम एरे का लेंथ निकालते हैं एरे का, तो हम सबसे पहले एरे का नाम लिखते हैं और डॉट लेंथ लिखते हैं. कोई पैरेंथेसिस नहीं देते एरे के लेंथ को निकालते समय. लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग का लेंथ निकाल रहा हूं, कोई स्ट्रिंग है उसका लेंथ निकाल रहा हूं, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या एलिमेंट्स, उसे मैं निकाल रहा हूं स्ट्रिंग का, तो मुझे पहले स्ट्रिंग का नाम लिखना होगा. कोई भी नाम हो सकता है, str मैंने लिख दिया, और मुझे लेंथ लिखना होगा डॉट देकर str डॉट लेंथ, और फिर ये पैरेंथेसिस देना होता है. तो दोनों अलग अलग चीजें हैं. लेंथ पैरेंथेसिस के साथ तब लिखता हूं जब मैं स्ट्रिंग का लेंथ निकाल रहा हूं, और ऐसे विदाउट द पैरेंथेसिस जस्ट डॉट लेंथ कब लिखता हूं? जब मुझे एरे का लेंथ निकालना होगा. तो वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी लेंथ इन अ स्ट्रिंग एरे. देखो स्ट्रिंग एरे भी एक एरे ही है, वो स्ट्रिंग नहीं है. भले उसके हर एक एलिमेंट स्ट्रिंग्स हैं लेकिन वो एक एरे है, यानी हम एरे का लेंथ निकाल रहे हैं. तो पैरेंथेसिस नहीं होगा, एरे का नाम लिखेंगे जो कि S है और सिर्फ लेंथ लिखेंगे, पैरेंथेसिस नहीं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 3. व्हाट इज द आउटपुट
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट राउंड -4.6। तो राउंड क्या करता है, राउंड फंक्शन मैथ क्लास का एक फंक्शन है जो नियरेस्ट इंटीजर में इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। तो -4.6 का नियरेस्ट इंटीजर -5 होता है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे -4 है, इधर -5 है, दोनों के एग्जैक्टली बीच में -4.5 है, और यहाँ पे माइनस ये वाला वैल्यू -4.6 है। तो -4.6 -5 के ज्यादा करीब है या -4 से ज्यादा करीब है? पिक्चर बड़ा क्लियर है, -5 से ये ज्यादा क्लोज है, -4 से तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा दूर पर है। दैट मीन्स -4.6 को राउंड करने से -5 ही आएगा। एज सिंपल एज दिस। विच ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड लास्ट इन द एक्सप्रेशन? अब देखो इस एक्सप्रेशन में कई सारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, मॉड, ये तीनों हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद यहां पर एक इक्वालिटी ऑपरेटर जो एक रिलेशनल ऑपरेटर है उसे यहां दिया गया, और हमें देखने को मिल रहा है एक लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड भी। तो इसमें हमें सबसे लास्ट में विच ऑपरेटर वुड बी इवैल्यूएटेड लास्ट, यानी किसका सबसे लास्ट प्रेफरेंस है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें पता होना चाहिए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए तुम ये याद रखना, ARL, इस एक्रोनिम को याद रखना। A मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, R मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स, और सबसे लास्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सबसे कम होता है। तो ये एंड जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंड, लॉजिकल एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज अ कंपाइलेशन एरर? इसमें से कौन सा कंपाइलेशन एरर नहीं कॉज करेगा? अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, इंट x इज इक्वल टू a। x एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और उसमें मैं स्टोर कर रहा हूं एक कैरेक्टर को, कैर वैल्यू को, a को, सिंगल कोट के अंदर। क्या ये पॉसिबल भी है एट ऑल? यस। इमीडिएटली देखने से लगेगा कि ये एरर है, लेकिन ये नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ऐसा हो सकता है ये जो कैर वैल्यू है a, दिस इज अ कैर, ये इम्प्लिसिटली इंट में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इस केस में इम्प्लिसिट कन्वर्शन से ऑटोमेटिकली, क्योंकि कैर लोअर डेटा टाइप है, इंट हायर डेटा टाइप है, तो लोअर हायर में कन्वर्ट हो जाता है इम्प्लिसिटली। यानी ये a अपने आस्की कोड में कन्वर्ट हो जाएगा 65 में, और ये 65 जाके x में स्टोर हो जाएगा। तो कोई एरर इसमें नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। अब सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, कैर c इज इक्वल टू 65। तो ये c एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, कैर टाइप है, उसमें मैं 65 को स्टोर कर रहा हूं, जो कि इम्पॉसिबल है। अब तुम सोचोगे सर 65 भी अपना कैरेक्टर, कोरिस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैपिटल A में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, और ये A जाके C में स्टोर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैर इंट में अपने आप चेंज हो सकता है, लेकिन इंट कैर में अपने आप चेंज नहीं होगा, इम्प्लिसिटली नहीं चेंज होगा। उसे अगर मुझे करना भी है तो मुझे एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करता हूं, मुझे ऐसा लिखना होगा, कैर c इज इक्वल टू 65, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, 65 के पहले मुझे कैर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर। नाउ दिस इज ओके, दिस 65 विल बी कन्वर्टेड टू कैर, यानी कैपिटल A, एंड दैट कैपिटल A विल बी स्टोर्ड इन C, बट इन दिस केस we have not written this char in the option, no? So that means this option is wrong. This cannot happen implicitly. ऑप्शन सी गलत क्यों है? boolean b is equal to 1, boolean वेरिएबल में तो मैं सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर कर सकता हूं, दिस इज रॉन्ग। डबल d is equal to 5/2, तो 5/2 हम लिखने से हमारा नहीं चलेगा, हमें 2.5 लिखना होगा, दिस इज रॉन्ग। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, विच विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन एरर। सिंपल है, कोई भी इसमें टेंशन नहीं है, वेरी इजी। मूविंग टू क्वेश्चन 6, कंसिडर x इज 10, फिर हमें इसे प्रिंट करना है। ये बहुत इजी है, और हर साल एक इस तरह के पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स एक्सप्रेशन से क्वेश्चन एक मैंडेटरीली वो पूछते हैं, तो इसको तुम्हें बहुत बढ़िया से करना जरूरी होता है। देखो x का वैल्यू 10 है, अब यहां लिखा हुआ है x प्लस प्लस, दिस इज पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले हम x का वैल्यू को लिख लेते हैं विच इज 10, फिर प्लस प्लस, तो प्लस प्लस से वो बढ़ जाएगा 11 बन जाएगा, बाद में इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो यहाँ प्लस है तो ये प्लस मैं लिख देता हूँ, फिर यहाँ प्लस प्लस x है, यानी प्रीफिक्स है, तो पहले इसे इंक्रीमेंट करो, 12 बनाओ, फिर x का वैल्यू को लिखो, तो 10 प्लस 12 क्या होगा, 22, यानी ऑप्शन बी 22 इज द करेक्ट आंसर।
विच स्ट्रिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स इग्नोरिंग द केस। हमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, तो कंपेरिजन करने के लिए हम इक्वल्स का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम केस को इग्नोर करें और कंपेयर करें तो हम इक्वल्स इग्नोर केस को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी वेरी सिंपल, इक्वल्स इग्नोर केस का यूज करेंगे। आई कैपिटल होता है, सी कैपिटल होता है, इस बात का ध्यान देना इग्नोर केस में, बाकी सारे स्मॉल होते हैं और कोई स्पेस नहीं होता। विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू इज करेक्ट? सोचो तो, लेट्स रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। देखो ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है वो टर्मिनेट कर देता है, इट टर्मिनेट्स द लूप, इट टर्मिनेट्स द लूप इमीडिएटली। ब्रेक कंटिन्यू टर्मिनेट नहीं करता, कंटिन्यू स्किप करता है, स्किप्स दी करंट इटरेशन। जो करंट इटरेशन चल रहा है लूप का उसको वो स्किप कर देता है, करंट इटरेशन को। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स है और दोनों जंप स्टेटमेंट्स है। एक बार बोर्ड्स में आया था नेम टू जंप स्टेटमेंट्स इन जावा, तो ब्रेक इज ऑल्सो अ जंप स्टेटमेंट, कंटिन्यू इज ऑल्सो अ जंप स्टेटमेंट, दोनों ही जंप स्टेटमेंट्स होते हैं, दोनों का पर्पस अलग अलग है। लेट्स रीड द ऑप्शंस। विच इज करेक्ट, वी हैव टू आइडेंटिफाई। बोथ टर्मिनेट द लूप, जी नहीं, ओनली ब्रेक टर्मिनेट्स द लूप, कंटिन्यू तो टर्मिनेट नहीं करता, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। कंटिन्यू एग्जिट्स द लूप, एग्जिट का मतलब ये टर्मिनेट करना, तो क्या कंटिन्यू टर्मिनेट करता है लूप को? नहीं, ब्रेक करता है। ब्रेक स्किप्स दी करंट इटरेशन, नहीं, ये काम कंटिन्यू का है। ऑप्शन डी क्या कहता है, कंटिन्यू स्किप्स द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इन द करंट इटरेशन, जी हाँ, कंटिन्यू ही करंट इटरेशन के रिमेनिंग स्टेप्स को स्किप करके उस इटरेशन को वो स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में प्रोसीड करता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। व्हाट इज द आउटपुट? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हमें आउटपुट बताना है। कैर सी एच इज वाई, तो सी एच एक कैर टाइप वेरिएबल है जिसमें वाई को हमने स्टोर करके रखा हुआ है। हमें प्रिंट करना है प्लस प्लस सी एच, यानी सी एच का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा एक बार, तो वाई से वो क्या बन जाएगा, वो जेड बन जाएगा। बड़ा सिंपल है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, जेड प्रिंट होगा, ऑप्शन ए। दिस वॉज वेरी इजी एक्चुअली। अब क्वेश्चन 10 में आते हैं, ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप एग्जीक्यूट। यहाँ पर एक फॉर लूप दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये फॉर लूप कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। एक बार वीडियो को पॉज करके मेरा सजेशन सुनो, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, और करने के बाद फिर वीडियो को प्ले करो, देखो तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो मैं इसे अभी समझाता हूँ। देखो आई का वैल्यू 2 से ये स्टार्ट हुआ लूप का एग्जीक्यूशन। कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 100, तो कंडीशन तो अभी ट्रू है, आई का वैल्यू तो अभी 2 है ना, तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से लूप के अंदर ये जाएगा कंट्रोल, यानी लूप एक बार तो एग्जीक्यूट अभी हुआ, तो जितना बार एग्जीक्यूट होगा मैं यहाँ टिक मार्क करूंगा, फाइनली मैं टोटल नंबर ऑफ टिक्स को गिन लूंगा, तो हमें पता चल जाएगा हाउ मेनी टाइम्स द लूप हैज एग्जीक्यूटेड। तो अभी लूप एक बार एग्जीक्यूट कर गया जब आई का वैल्यू 2 है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये अपडेट में जाएगा आई मल्टीप्लाइड विथ आई। देखो आई इंटू इज इक्वल टू आई मतलब आई इंटू आई, तो यानी 2 इंटू 2। अब आई का नया वैल्यू क्या, 4 हो गया, आई का वैल्यू 4 है। अब ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से फिर से लूप इटरेट हुआ, तो मैं यहाँ फिर से एक टिक मार्क ड्रॉ कर दिया। अब फिर से ऊपर जाएगा आई इंटू आई, यानी 4 इंटू 4 16 हो गया। 16 होने की वजह से अब क्या होगा, अब ये फिर से क्या ये ट्रू है, हाँ फिर से ट्रू है, आई लेस देन इक्वल टू 100, 16 भी 100 से कम है, तो लूप फिर से एक बार इटरेट किया थर्ड टाइम। फिर इटरेट करने के बाद फिर ऊपर गया, आई इंटू आई फिर से हुआ, यानी 16 इंटू 16 256। कंडीशन चेक होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 256 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 100, तो फॉल्स हो गया, लूप के बाहर आ गया। तो लूप हमारा कितना बार चला, 3 टाइम्स, 3 बार हमने टिक को ड्रॉ किया, 3 बार लूप चला, तो लूप हैज इटरेटेड 3 टाइम्स। वेरी सिंपल, इस तरह से करना है। एन एरे इंट x इज इक्वल टू न्यू इंट 7, तो वो एक एरे है जिसका नाम है x, उसको हमने डिक्लेयर किया है, उसमें कितने एलिमेंट्स एक्यूमुलेट करेंगे हम, 7, इसका लेंथ 7 है। तो इसे मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। आई हैव जस्ट ड्रॉन ब्लैंक लाइन्स बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यूज। अब मैं इसके इंडेक्स को लिखता हूं, इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, पहला वाला का 0, इस एरे का नाम है x, तो मैं यहां लिखूंगा x0, इसका x1, इसका x2, x3, x4, इजी है ना, x5 और ये x6, तो ये 0 से 6 हमारे 7 एलिमेंट्स हो गए। अब बोल रहा है विच स्टेटमेंट करेक्टली असाइंस 50 टू द मिडिल एलिमेंट। हमारा जो मिडिल एलिमेंट है इस एरे का, उसमें मुझे 50 को स्टोर करना है, 50 असाइन करना है, तो मिडिल एलिमेंट है कौन सा, इजंट दिस द मिडिल एलिमेंट, यस एग्जैक्टली, बीच में x3 है, x3 है, क्योंकि देखो इसके लेफ्ट साइड में भी
3 एलिमेंट्स है, राइट साइड में भी 3 एलिमेंट्स है, तो एग्जैक्टली बीच में तुम्हारा x3 है, यानी मुझे x3 को क्या बनाना है, 50 बनाना है, 50 बनाना है। तो x3 इज इक्वल टू 50 लिखूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन कोई ऑप्शन है x3 इज इक्वल टू 50? है नहीं। यहाँ तो x4 इज इक्वल टू 50 है, तो ये x4 इज इक्वल टू 50 लिखेंगे तो इसको वो 50 बना देगा। मुझे तो x4 को 50 नहीं बनाना है, मुझे x3 को 50 बनाना है, क्योंकि x3 ही मिडिल एलिमेंट है। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी में चेक करते हैं, x फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन x डॉट लेंथ बाई 2 लिखा हुआ है, क्या इसका वैल्यू 3 है? चेक करते हैं, अगर 3 है तब तो ये सही होगा। तो x डॉट लेंथ है क्या? सबसे पहले x डॉट लेंथ मतलब x जो एरे है उसका लेंथ क्या है? उसका लेंथ है 7। लेंथ की काउंटिंग हमेशा 1 से होती है, यानी x डॉट लेंथ तो 7 है और 7 बाई 2 है, तो 7 बाई 2 इज 3 नॉट 3.5। दोनों इंटीजर्स को मैं जब डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर भी इंटीजर में आएगा, 3 में आएगा। तो x डॉट लेंथ बाई 2 मीन 7 बाई 2 विच इज 3, यानी यस इसका आंसर, इसका वैल्यू तो 3 है, यानी x और ब्रैकेट के अंदर 3 है, दैट मीन्स दिस इज x3 इज इक्वल टू 50। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन सी भी सही है? चेक करते हैं। ऑप्शन सी कहता है x फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, x डॉट लेंथ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या इसका वैल्यू क्या होगा? x डॉट लेंथ इज 7, 7 माइनस 1 इज 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, दैट मीन्स दिस इज अगेन x3 is equal to 50. That means option C is also correct. That means both B and C are correct. तो D इसका करेक्ट जवाब है। और इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हमने कंप्लीट किया, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तुम किसी भी वीडियो को मिस मत करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल को प्रेस कर देना, और ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन को प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।